क्यूब के कॉर्नर्स में पड़े। क्यूब की एक साइड है 10 सेंटीमीटर, center of cube is the region of coordinate system. Find the coordinates of center of mass. क्यूब है तो सारी साइड 10 सेंटीमीटर है और 3D फिगर है, इसका जो सेंटर है दैट इज द रीजन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. Center is the region of coordinate system. Find the coordinates of center of mass. करो ट्राई इसको. मेंसुरेशन आप सबने पढ़ी है, यू नो हाउ टू सॉल्व इट. कोऑर्डिनेट्स निकालने आते हैं ना सबको. क्या है आंसर? अच्छा मेथड बताओ, करोगे कैसे? जस्ट टेल मी द मेथड कि हम इसको कैसे सॉल्व करें. आठ मासेस नहीं है, हो सकता है पेपर में 8 से भी ज्यादा आ जाए. कोई और ऐसी शेप दे दे जहाँ पे नंबर ऑफ मासेस 8 से भी ज्यादा हो, तो क्या कर सकते हैं? अगर हमने टाइम वेस्ट करना है तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम सारे मासेस के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें और फिर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, ऐसे 8 मासेस का डिवाइडेड बाय टोटल मास. बट अगर आप थोड़ा सा इसमें ट्रिक देखो, अगर मैं सिर्फ इन 4 मासेस का सेंटर ऑफ मास पूछूं तो कहाँ पे होगा? इन 4 मासेस का ऊपर वाले. वो स्क्वायर का सेंटर स्क्वायर. मैंने मासेस को सिमेट्रिकली प्लेस किया, ये 1 kg तो इसके ऑपोजिट पे 1, ये 2 तो ये भी 2, तो सेंटर भी होगा वो. मतलब जैसे आप समझ लो रूम है तो छत की सेंटर पे, तो इन चारों मासेस का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, और ये टोटल मास मिला के है कितना? 6.
तो आप ये assume कर सकते हो कि यहाँ पे एक 6 kg का मास पड़ा है। सिमिलरली नीचे की अगर मैं बात करूं तो टोटल मास इज 14 kg 14 kg और वो इसके सेंटर पे पड़ा है। ये 6 kg है 14 kg। जो सेंटर है दैट इज रीजन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? अगर रूम का सेंटर रीजन है तो छत के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये साइड जो है 10 सेंटीमीटर है। X0, 10. 0,5 0,5 वेरी गुड। सिमिलरली बेस के सेंटर के 0, -5. बस हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। दो मासेस हैं, एक 6 kg एक 14 kg, एक के कोऑर्डिनेट 0,5 और दूसरे के 0-5 सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा बिकॉज ये दोनों 0 है, x1 x2। तो xcm तो 0 ही रहेगा और ycm हो जाएगा 6 into 5 plus 14 into -5 upon 20 m1 plus m2. So this is 30 minus 70 upon 20. मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा सिस्टम का। -2 0 एंड -2 समझ में आया? तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आए ना, आप समझ लेना कि उन्होंने कोई ना कोई सिमेट्री दी है। दे नेवर वांट यू टू सॉल्व कि आप आठों मासेस के कोऑर्डिनेट्स निकालो और फिर उसको सॉल्व करो। वो सिमेट्रिक टॉप एंड बॉटम में भी हो सकती है, दो साइड्स में भी हो सकती है, किसी तरह से वो सिमेट्रिक बॉडी दी होगी आपको। जैसे मैं ऐसे भी कर सकता था, इधर 2 kg इधर 2 kg इधर 4 इधर 4, फिर ये साइड सिमेट्रिक हो जाती। तो हमेशा जब नंबर ऑफ मासेस बढ़ाए होते हैं उन्होंने, दे आर ऑलवेज चेकिंग कि आप सिमेट्री ढूंढ पाते हो या नहीं पाते, कि ये किस तरह से सिमेट्रिक मासेस प्लेस किए हैं। और इसको हम ऐसे करते हैं। देखो क्लियर है सबको ये कैसे किया मैंने? किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। हाँ जी सर, जैसे इसमें 1 kg एंड 2 kg दिया हुआ है सर, 2 kg दिया हो लेकिन 1 and 3 दिया हो, तो वो सर डायगोनली चेंज होगा ना। अगर हाँ, फिर सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये 2 है बट इधर 1 और इधर 3 है तो फिर सेंटर पे लाई नहीं करेगा। फिर पहले इन 4 मासेस का सेंटर निकालना पड़ेगा, इन 4 का निकालना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो देंगे नहीं कभी भी ऐसे, बिकॉज उनका पर्पस होता है कि जो नीट के क्वेश्चन है दे शुड रिक्वायर अराउंड 40 सेकेंड्स में सॉल्व करने वाले। अगर आपको आता है 40 सेकेंड्स का क्वेश्चन होता है। मेंस का क्वेश्चन मैक्सिमम 1 to 2 मिनट्स का होना चाहिए। कि अगर आपको आता है नॉर्मली 1-1.5 मिनट में मेन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जेई मेंस का। एडवांस में होता है कई बार 2-3 मिनट के क्वेश्चन आते हैं, बट अगर ये मासेस अलग अलग दे दिए, सिमेट्रिकली प्लेस नहीं किया, तो ये 2 मिनट में भी सॉल्व नहीं होगा। तो वो आपके कंसेप्ट चेक कर रहे होते हैं, आपका मैथ्स नहीं चेक कर रहे होते कि कोऑर्डिनेट्स निकालने बैठा दिया आपको, सो उसका क्या फायदा। उनके पास और बहुत कुछ है आपकी से गलती करवाने के लिए, वो मैथ्स नहीं चेक करेंगे कभी भी फिजिक्स के पेपर में। सो नेक्स्ट यू राइट center of mass of solid hemisphere. Center of mass of solid hemisphere. पहले हमने किया था रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया था? कोऑर्डिनेट्स क्या थे रिंग के सेंटर ऑफ मास के? 0,2 2 r by। और सेमी सर्कुलर डिस्क के 0,4 So next is now sphere, solid sphere. कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने ओरिजिन मान लिया। इसका मास m
रेडियस r, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने। नॉर्मली हमने किया था कि अगर वन डायमेंशनल बॉडी है तो वो डिवाइड द बॉडी इनटू नंबर ऑफ स्मॉल रिंग्स। वन डायमेंशनल है तो नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ, फिर एक स्मॉल Length. लेंथ का मास निकाला, फिर उस स्मॉल लेंथ के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स देके फिर इंटीग्रेट किया। वही अगर हमारे पास टू डायमेंशनल बॉडी होती तो वो डिवाइडेड इनटू एरियाज, पहले एक एरिया का सेंटर ऑफ मास निकाला और फिर उसको सॉल्व किया। थ्री डायमेंशनल बॉडी है तो वो डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल वॉल्यूम्स, पहले एक स्मॉल वॉल्यूम का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और फिर उसको पूरे को करेंगे। अच्छा, इसमें हम कैसे डिवाइड करें वॉल्यूम्स को, स्मॉल वॉल्यूम्स को? स्मॉल वॉल्यूम्स को कैसे डिवाइड करें? So taking as this. So discs. डिस्क, डिस्क बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, मतलब मैं आपको पहले डिस्क में प्रॉब्लम बता देता हूँ, आपको इंटीग्रेशन में क्या आएगी, 12th क्लास में तो आप कर लोगे, अभी नहीं कर पाओगे। बिकॉज मैंने अगर ऐसे डिस्क बनाई, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ लाई कर रहा है, इसका वॉल्यूम कितना है? अगर इसकी ये लेंथ x है, थिकनेस इसकी dy है, बिकॉज थिकनेस y कोऑर्डिनेट के लॉन्ग है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? दिस रिजल्ट्स इन टू वेरिएबल्स, x और y दोनों वेरी कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर मेरे को एक टेक्निक यूज करनी पड़ती है। इस डिस्टेंस को हम y लेते हैं, ये r है, तो हम x को y के टर्म्स में लिख देते हैं। मैं x स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, बिकॉज x स्क्वायर कैन बी रिटन एज r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो आपको डबल वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में चेंज करना पड़ता है और फिर सॉल्व करते हैं। कोई और मेथड? और किसी वे में डिवाइड कर सकते हैं तो? सर तो सेमी सर्कुलर डिस्क भी नहीं बन सकती? सर्कुलर डिस्क ही बनेगी ना, आप सेमी सर्कुलर डिस्क कैसे बनाओगे? सर आप अगर डिस्को, मतलब बोलो। सर डिस्को अगर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ना रखे, जैसे टेढ़ा करते करते एक बॉल की शेप में अच्छा, आप इसको ऐसे कर सकते हो, स्लांटिंग टाइप। मतलब बहुत सारे हॉलो स्फीयर्स ज्वाइन करके सेमी हेमिस्फीयर सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, कि जैसे एक प्लास्टिक की बॉल, उसके ऊपर एक और प्लास्टिक की बॉल, ऐसे हम करते जाएं तो वो सॉलिड स्फीयर ही बन जाएगा, एक के ऊपर दूसरी लेयर आती जाएगा। यस हो सकता है ना ऐसे, तो इसको हम हॉलो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करेंगे। ये रेडियस r और ये थिकनेस dr। बट ये कंसेप्ट यूज करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो हमने डिराइव नहीं की, जरूरत भी नहीं है हमें, बट इस डेरिवेशन में यूज होगी, कि जो हॉलो हेमिस्फीयर होता है उसका सेंटर ऑफ मास r/2 पे लाई करता है। मतलब ये तो मैंने सॉलिड लिया है, अगर हॉलो हेमिस्फीयर होता ना तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2, सिमेट्रिकली लाई करता है r/2 पे। तो सॉलिड हेमिस्फीयर है। मैं अगर आपसे पूछूं इस लेयर का 3D फिगर है, ध्यान रखना, इसका वॉल्यूम कितना है? अगर इसका रेडियस r है, इसकी थिकनेस dr है, तो इसका वॉल्यूम कितना है? मेंसुरेशन आती थोड़ी बहुत के नहीं आती? r plus t dx minus r, so outer hemisphere minus inner का।
तब बड़े वाले का हो जाएगा r plus dx r रेडियस plus dr dr सॉरी r plus dr और जो छोटा वाला है उसका नॉर्मल r कर सकते हो। वैसे भी मैं ट्रिक बता दूंगा इसमें भी। मेरे पास अगर ये एक पेपर है, से इसकी लेंथ L, इसकी ब्रेड्थ B, इसका एरिया कितना है? L into B, इसका सरफेस एरिया कितना? तो L into B दोनों में फर्क पता है कि नहीं पता? एरिया और सरफेस एरिया दोनों में डिफरेंस पता है या नहीं पता? मान लो आप घर बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन करवानी है आपने, एंड आपने जो मेसनरी वर्क था, मिस्त्री था, उसने आपको बोला कि मैं दीवार बनाने के 10 रुपीज स्क्वायर फीट लूंगा, और पेंटर ने बोला मैं 7.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट लूंगा पेंट करने के, तो महंगा कौन है? पेंट क्यों? पेंट सर उसने ज्यादा एरिया पेंट करना है। उसने 7.5 रुपए बोले हैं, मिस्त्री ने 10 रुपए बोले हैं, तो महंगा कौन है? उसने तो सिर्फ आउटर सरफेस मतलब आउटर पेंट सरफेस करना पे है पेंट उसका। पेंटर महंगा है बिकॉज उसने तो दो साइड से दीवार को पेंट करना है, तो उसके तो 15 हो गए। यस सर एरिया और सरफेस एरिया में यही फर्क है ना, एरिया तो L into B सिंपल, तो इसके सरफेस तो दो है, दो साइड है पेपर की। सरफेस मतलब सरफेसेस का एरिया, एक ये एरिया और एक बैक साइड वाला एरिया। ये फिजिक्स में कंसेप्ट काफी जगह यूज होगा। जैसे मैं आपको बोलूं सर मेरे पास एक क्रिकेट की बॉल है जिसका रेडियस R है, तो उसका सरफेस एरिया कितना है? क्रिकेट की बॉल का सरफेस एरिया, रेडियस R है तो क्रिकेट की बॉल का एक सरफेस होता है, दो होते हैं, अंदर से हॉलो होती है, सॉलिड होती है। क्रिकेट बॉल, अंदर से सॉलिड क्रिकेट बॉल सॉलिड होती है। क्रिकेट बॉल सॉलिड है तो उसके एक सरफेस है या दो सरफेस है? एक, बिकॉज इनर सरफेस तो है ही नहीं, आउटर ही है। वेरएज अगर टेबल टेनिस की बॉल होती हेलो सर हेलो तो टेबल टेनिस की बॉल के दो सरफेस है, एक बाहर वाला सरफेस और एक अंदर हॉलो वाला सरफेस। तो अगर मतलब हॉलो बॉडी आएगी ना, तो हॉलो बॉडी का सरफेस एरिया, हॉलो स्फीयर है, अगर हॉलो स्फीयर का एरिया लिखते हैं हम 4πr², सरफेस एरिया लिख देते हैं 8πr², बिकॉज हॉलो बॉडी के दो सरफेस होते हैं। वेरएज अगर सॉलिड बॉडी हो तो एरिया भी 4πr² और सरफेस एरिया भी 4πr²। अब इस केस में जो हम टेक्निक यूज करते हैं, हम वॉल्यूम को कह सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम इज एरिया इंटू थिकनेस। इस हॉलो स्फीयर का एरिया कितना अगर इसका रेडियस R है तो 2πr², एंड थिकनेस इज dr। तो इसका वॉल्यूम मैं लिख सकता हूँ, इट्स वॉल्यूम इज 2πr² dr। मास कितना हो जाएगा इसका? मास कैसे निकालेंगे? मास Rho into मास volume. विल बी dm is equals to मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? अगर इसका मास m और रेडियस r है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3πr3 So this becomes 2 pi तो कैंसिल हो गया। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसका सेंटर ऑफ मास मैंने होलो स्फीयर का बोला r/2 पे। We can say YCM is
y coordinate is r/2 into 3m r square by r cube dr upon integration of dm. Limit 0 से r 3m by r cube cancel, नीचे भी r cube है, बट इधर क्या बचा ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ R cube R by cube by 2. 2. और डिनोमिनेटर में हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? r cube की इंटीग्रेशन r4/4, और डिनोमिनेटर में R cube by 3. so 3r/8. ये डेरिवेशन बहुत सेफली स्किप कर सकते हो, नहीं समझ में आई तो चल जाएगा, ये रिजल्ट याद रख लेना। Nobody is going to ask कि हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला था। किसी स्कूल में कोई आने का चांस नहीं है, एंट्रेंस में वैसी डेरिवेशन नहीं आती, एक मेथड बताया कि हम ऐसे कर सकते थे, बट अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी करनी तो इट हार्डली मैटर्स, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास 3r/8 पे होगा। ये रिजल्ट हमने काफी जगह यूज करना है आगे। समझ में आ रहा है कैसे किया है? तो सिर्फ ये डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं। जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। सर ब्रॉडकास्ट की ऑप्शन कर दो। नाइन 431 921 431। सिर्फ डायग्राम बनाना फर्स्ट। Excuse me, sir. हाँ जी, सर हमें मेंस एडवांस में किसी भी आर्बिट्री बॉडी का निकालने को दे देंगे। क्या चीज? सर हमें मतलब मेंस एडवांस में यही वाली बॉडीज के रिजल्ट याद आएंगे करने घुमाएंगे कि हम कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने नहीं को नहीं, यही जो बता रहा हूँ, बस इतने ही रिजल्ट करने की जरूरत है। मतलब जब हम फिजिक्स प्रिपेयर करते हैं ना, मेरा हमेशा मतलब जो स्ट्रैटेजी रहती है आपको तैयारी कराने की, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना। वर्स्ट के लिए कि वो बहुत मुश्किल पेपर भी डाल दे तो भी आपको मुश्किल ना लगे, तो हमेशा उस हिसाब से तैयार करते हैं। कि जैसे मेडिकल वाले हैं, उनको मैं हमेशा जेई मेंस की तैयारी करा दूं ताकि उनको नीट का पेपर फिर आसान लगता है, फिर वो इजीली स्कोर कर जाते हैं 180 में से 170 175 जो पड़ेगा। तो हम सारी तैयारी ऐसे करेंगे, मेंस वाले बैच में मेंस से थोड़ी सी ऊपर तक की और एडवांस वाले में एडवांस से भी थोड़ी ऊपर की, ओके सर। ताकि अगर कई साल टफ आ भी जाए तो हमें मुश्किल ना लगे पेपर। बिकॉज एंट्रेंस में कभी नहीं पता होता, वो कोई भी पेपर, तीनों में से एक पेपर भी टफ आ सकता है। सर एडवांस का कोई फिक्स्ड पैटर्न होता है पेपर का? पैटर्न मतलब सर मैं से मेंस में फिक्स्ड आता है कि इतने मार्क्स का आना है, तो एडवांस का ऐसा कुछ नहीं है इस बारी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है इस बारी, बहुत इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन रही है। किसी चैप्टर में से, बहुत छोटे चैप्टर में से 6 क्वेश्चन भी आ गए हैं मेंस में, और कोई बड़े चैप्टर्स में से एक भी नहीं आया। तो ऐसा फिक्स्ड वो कुछ नहीं बताते, वो मॉड्यूल्स बताते हैं सिर्फ, तो पूरे मॉड्यूल की वेटेज देते हैं। जैसे पूरी मॉडर्न फिजिक्स में से बोलेंगे 20% आएगा, या पूरी मैकेनिक्स में से 20% आएगा। मैकेनिक्स मतलब जो आप अभी तक पढ़ रहे हो सारी मैकेनिक्स ही है, अभी इसके बाद एक यूनिट और आएगा, तो ये सारा मिला के 20% आना। अब उसमें किस चैप्टर में से कितने देते हैं वो उनकी मर्जी।
So you can rate. Consider a solid hemisphere. Consider a solid hemisphere of mass m and radius r, and we assume the distribution of mass to be uniform. And we assume the distribution of mass to be uniform such that mass per unit volume ये स्टेप सबको क्लियर है? थ्री एम बाई टू पाई आर क्यूब. Which is hollow sphere. Radius r and thickness dr. ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है? मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? मतलब दूसरा जो आप मेथड बता रहे थे वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल वॉल्यूम. ये शॉर्टकट होता है कि एरिया इनटू थिकनेस. इसमें हमने टर्म्स निग्लेक्ट की होती हैं, डी आर क्यूब डी आर स्क्वायर वाली. Because x 0 है तो this will be 0. So result is important.
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ब्लर बहुत आ रहा है। ब्लड आ रहा है। यस सर। यस बहुत ज्यादा है। देखता हूँ मैं चेंज करके। सर ब्रॉडकास्ट में ठीक है। ब्रॉडकास्ट में तो ठीक होता है, वो लाइव इमेजेस कई बार ब्लर्ड हो जाती है, डेटा स्पीड मेरे एंड से स्लो हो या आपके एंड कहीं से भी स्लो हो या तो ब्लर्ड हो जाता है बोर्ड। चेंज करके देख लेते हैं अगर ठीक होता है तो। ठीक हुआ या नहीं हुआ? नो सर। नो नो सर। सर। बस भी सेकंड ऑप्शन है कि मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करूं, अगर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा सबको। तो अगर मैं मीटिंग एंड करता हूं तो इमीडिएटली दोबारा लॉगिन कर लेना, मैं भी दोबारा लॉगिन करता हूं। सर बट फिर वो रिकॉर्डिंग बीच में रुक नहीं जाएगी? वो मैं कर दूंगा, रिकॉर्डिंग की चिंता ना करो। वो 2 पार्ट्स में हो जाएगा ना, उसको लेक्चर का नंबर कर देंगे 4A 4B। यहाँ तक का 4A हो जाएगा, आगे जो करेंगे वो 4B में कर दूंगा। ओके सर।